इंडिविजुअल को उतना ज़्यादा पे नहीं करना पड़ा टैक्स, तो उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा बच गया, तो वो उसकी स्पेंडेबल इनकम हो गई, यानी कि वो उस इनकम को खर्च कर सकता है आगे। अब वो बोलते हैं इफ़ वी अज्यूम दैट एन इंडिविजुअल स्पेंड्स 70% ऑफ दिस ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड द प्रोड्यूसर्स ऑफ दीज गुड्स इन टर्न स्पेंड्स 70% ऑन कंज्यूमर, इंडिविजुअल स्पेंड्स 70% ऑफ दिस ऑन कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। इंडिविजुअल जो है वो 70% जो है वो तो खर्च करता है किस पर, कंज्यूमर गुड्स पर, ठीक है। एंड द प्रोड्यूसर्स ऑफ दीज गुड्स इन टर्न स्पेंड्स 70% ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज indefinitely. What is the total amount spent on consumer goods? Individual spend 70% of this on consumer goods and the producers of these goods in turn spends 70% on consumer goods. An individual has an extra rupees 30,000 as spendable income. What is the total amount spent on consumer goods? ये तो बड़ा 30,000 उसकी स्पेंडेबल इनकम है। And the producers of these goods in turn spend 70% on consumer goods. 70% on consumer goods. चलिए ठीक है, देखिएगा ऐसा है कि ये जो है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास जो ए है, ए का मतलब क्या है कि हमारे पास रुपीज़ 30,000 है, हमारे पास रुपीज़ 30,000 है और 30,000 हम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन इफ़ वी अज्यूम दैट एन इंडिविजुअल स्पेंड 70% ऑफ दिस ऑन कंज्यूमर गुड्स, तो अब इसमें से खर्चा कितना कर दिया, इसमें से 70% जो है वो कर दिया अमाउंट स्पेंट ऑन अमाउंट स्पेंट ऑन कंज्यूमर गुड्स, ये कितना है 70% ऑफ 30,000, ठीक है। तो 70% ऑफ 30,000 का मतलब क्या है, 70/100, 70/100 ऑफ 30,000, ये हो गया, यहाँ तक समझ गए। अब इसके बाद ये कंज्यूमर गुड्स पर खर्चा करा उन्होंने। कंज्यूमर गुड्स ऐसे हो गए जैसे कोई भी चीज़ है जो हम मतलब कोई भी चीज़ है, कंज्यूमर गुड्स मतलब वो वाली चीज़ें हो गई जो हम कंज्यूम करते हैं, मतलब खाते हैं, है ना, तो वो कंज्यूमर गुड्स पर हमने खर्चा कर दिया। अब ये पैसा किसके पास गया, ये जो हमने पैसा खर्चा करा है ये खर्चा किसके पास गया, इन गुड्स को प्रोड्यूस करने वाले लोगों के पास, ठीक है। अब वो जो प्रोड्यूसर्स हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी खाने की चीज़ खरीदी, मान लीजिए मैंने कुछ बिस्किट के पैकेट खरीद लिए, तो बिस्किट के पैकेट के जो प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने बिस्किट बनाया है, उन्होंने भी फिर कंज्यूमर गुड्स पर खर्चा कर दिया इस पैसे का, है ना। तो ये पैसा किसके पास गया, उन प्रोड्यूसर्स के पास। तो हम ये कहेंगे अमाउंट स्पेंट ऑन कंज्यूमर गुड्स amount spent on consumer goods by producers of these goods, मतलब ऊपर वाली जो गुड्स थी उनके जो प्रोड्यूसर्स हैं, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये कहा कि भाई कि हमारे पास ये पैसा आया तो हम भी इस पैसे का 70% आगे खर्च कर देंगे कंज्यूमर गुड्स पर।
तो बिस्किट किससे बनता है? बिस्किट बनता है व्हीट के फ्लोर से। तो वो ये कहेंगे कि हम मतलब वो पैसा किसके पास चला जाएगा? जो बड़ी मिल है, जो बड़ी फैक्ट्री है जो आटा बनाती है ना। तो आटा बनाने वाली जो फैक्ट्री है उसका ओनर कहेगा मैं भी अब मेरे पास जो पैसा आया उसका 70% खर्च कर दूंगा। तो वो कहेगा कि भाई मेरे पास आटा कहाँ से आया? वो कहेगा कि हमारे पास आटा आया किसान से, क्योंकि हमने गेहूँ लिया है ना। तो किसान कहेगा कि मेरे पास जो पैसा है मैं भी उसको 70% कंज्यूमर गुड्स में खर्च कर दूंगा। तो इस तरीके से ये चेंज जो है वो इंडेफिनिटली चलती ही जा रही है, इनफाइनाइटली चलती जा रही है। तो आप ये देखिए, अमाउंट स्पेंड ऑन कंज्यूमर गुड्स बाई प्रोड्यूसर्स, उसने कितना करा? इतने का 70%। तो 70% ऑफ 70/100 इंटू 30,000। तो 70% का मतलब हो गया 70/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाइड इंटू 70/100 इंटू 30,000। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया 70/100 का स्क्वायर इंटू 30,000। तो हम जब जीपी की बात करते हैं तो जीपी में हमारा पहला टर्म तो आता है ए, दूसरा टर्म आता है ए आर, तीसरा टर्म आता है ए आर स्क्वायर। तो कुल मिलाकर दिस प्रोसेस गोज ऑन इनडेफिनिटली, का मतलब है इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली चलता जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि भाई कंज्यूमर गुड्स पर टोटल खर्चा कितना हो रहा है, किसका नहीं पूछ रहे कि कौन कितना खर्चा कर रहा है, टोटल कितना खर्चा हो रहा है कंज्यूमर गुड्स पर, ये बताइए। तो टोटल खर्चे के लिए आपको क्या करना होगा? सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी लगाना होगा। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, इसको एस बोल देते हैं, इट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ए कितना है? 30,000। और आर कितना है? साफ समझ में आता है आर कितना है? 70/100। 70/100 को यहाँ पर आर कितना है? इससे इसको काट दो, ऐसे इससे इसको काट सकते हैं, तो 7/10 हो गया, है ना। तो 30,000 अपॉन 1 माइनस 7/10, तो 30,000 अपॉन 10 1 10 माइनस 7/10। क्या होता है कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 10 माइनस 7 इज 3। तो 3 1 3, 1 2 3 4। तो 20 1 के आगे 1 2 3 4 5 zeros, 1 लाख रुपीज। बताइए समझ में आ गया? ठीक है, आंसर तो लेकिन कुछ और दे रखा है। हाँ, आंसर में तो 70,000 दे रखा है। नहीं समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हो? आंसर में तो 70,000 दे रखा है। हाँ 70,000 दे रखा है। अब ये बताओ क्यों 70,000 क्यों है? समझ में आया कि 70,000 क्यों? तो हाँ जी, तो क्योंकि हम लोग 30,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। बिल्कुल 30,000 हम उसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जो 30,000 है ये हमने कहीं खर्चा नहीं करा, हमने कंज्यूमर गुड में ये वाला खर्चा करा है, ये वाला खर्चा करा, मतलब आगे का जितना भी है। जब सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी करते हैं तो उसमें पहला वाला टर्म भी ऐड हो जाता है। तो कंज्यूमर गुड्स में खर्चा करा हुआ जो है वो 30,000 नहीं करा था, इसका 70%, फिर उसका 70%। तो 30,000 हमारे पास टोटल था पैसा, शुरुआत में एक इंडिविजुअल के पास इतना पैसा था। तो जो 30,000 भी उसमें ऐड हो गया टोटल। तो हम ये कहेंगे अमाउंट स्पेंड ऑन कंज्यूमर गुड्स, अमाउंट स्पेंड ऑन कंज्यूमर गुड्स टोटल 70,000 रुपीज़ हुआ जो कंज्यूमर गुड्स पर खर्चा करा है।
उसके बाद अगला देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 25. A pendulum swings through an arc of 25 centimeter. On each successive swing, the pendulum covers an arc equal to 90% of the previous swing. Find the length of the arc on the sixth swing and the total distance the pendulum travels before coming to rest. Before coming to rest. ठीक है जी. तो ये क्वेश्चन भी समझते हैं. ये बता दूं यहाँ से. Yes, sir. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 25 में है a pendulum swings through an arc of 25 centimeter. तो पेंडुलम अगर देखा जाए नॉर्मली जो है नॉर्मल अपनी रेस्ट पोजीशन में तो पेंडुलम इज लाइक दिस. पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन आर्क ऑफ 25 सेंटीमीटर. तो शुरुआत जब करी जा रही है पेंडुलम की तो उसको यहाँ से उसकी मीन पोजीशन जो सेंट्रल पोजीशन होती है वहाँ से ऐसे खींचा, यहाँ तक लेकर आया और छोड़ दिया. तो मैक्सिमम हमने देखा वो 25 सेंटीमीटर ऐसे स्विंग करा उसने. तो वो बोल रहे हैं कि ऑन ईच सक्सेसिव स्विंग द पेंडुलम कवर्स एन आर्क इक्वल टू 90% ऑफ द प्रीवियस स्विंग. फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑन द सिक्स्थ स्विंग. तो हम ये कहेंगे पहले स्विंग पर पेंडुलम ने कितना आर्क लेंथ कवर करा, पूरा 25 सेंटीमीटर. तो आर्क लेंथ कवर्ड, आर्क लेंथ कवर्ड इन फर्स्ट स्विंग, आर्क लेंथ कवर्ड इन फर्स्ट स्विंग. तो पहले स्विंग में कितना आर्क लेंथ कवर करा उसने, 25 सेंटीमीटर. ये तो उसने पहले स्विंग में कवर करा आर्क लेंथ. फिर दूसरे वाले स्विंग में कितना कवर कर रहा है वो 90% ऑफ द फर्स्ट वन. ठीक. तो आर्क लेंथ कवर्ड इन सेकंड स्विंग, आर्क लेंथ कवर्ड इन सेकंड स्विंग, ये कितना हो जाएगा 90% ऑफ 25 सेंटीमीटर. 90% का मतलब क्या हो गया 9/10 इंटू 25. तो आप शायद समझ पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है. ये हमारे पास जो 25 है वो तो हो गया, इट इज़ बिहेविंग लाइक ए, और ये जो 9/10 है इट इज़ बिहेविंग लाइक आर. तो ये तो ए हो गया और ये आर हो गया. फिर वो बोल रहे हैं कि आप ये बताइए कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑन द सिक्स्थ स्विंग. तो ये सेकंड स्विंग में लेंथ ऑफ आर्क इतनी थी, फर्स्ट स्विंग में लेंथ ऑफ आर्क थी 25 सेंटीमीटर. तो ये मेरे पास हुआ ये. हाँ जी बोलिए. सर हम लोग तो आर्क लेंथ कवर्ड इन सेकंड स्विंग में हम लोग 90% ऑफ 25 प्लस 25 नहीं लेंगे. नहीं नहीं नहीं, वो तो टोटल हो जाएगा. वो ये कह रहे हैं कि आपको सिर्फ ये बताना है कि सिक्स्थ स्विंग में उसने आर्क लेंथ कितनी कवर करी है, सिर्फ ये पूछ रहे हैं. समझ गए. तो हाँ, तो अभी जरा देखिएगा कि आर्क लेंथ, टोटल आर्क लेंथ नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ आर्क लेंथ पूछ रहे हैं. आर्क लेंथ कवर्ड है arc length covered in sixth swing
वो क्या हो जाएगा A6, ठीक है। जैसे ये A2 था तो A2 इज AR, A6 क्या हो जाएगा AR की पावर 5, तो A कितना है 25 इंटू R कितना है 9/10 की पावर 5, ठीक है। अब देखिए इतना सारा ये जरा सॉल्व करना पड़ेगा, देखते हैं क्या हाल है। 25 को एज इट छोड़ो, 9 की पावर 5 मतलब 9 की पावर 2 इंटू 9 की पावर 2 इंटू 9 अपॉन 10 की पावर 5 मतलब 1 के आगे 1 2 3 4 5 जीरो लगा दो, 25 4 जा 100 और उसके आगे 1 2 3 जीरो लगा दो, 81 इंटू 81 इंटू 9 अपॉन 4000, 81 1 जा 81, 8 कैरी आ गया, 81 8 से कितना हो जाएगा, 8 1 जा 8 8 8 से 64, 648, 648 और 8 कितना हो जाएगा, 648 और 8 656, 6561 इंटू 9 अपॉन 4000, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 5 जा 45 और 5 50, ठीक है। 9 6 जा 54, 5 कैरी आ गया, 9 5 जा 45 और 5 50, 5 कैरी आ गया, 9 6 जा 54 और 5 59 और नीचे है 4000, 4 1 जा 4 और 1000, 4 से सीधा डिवाइड करिए, 4 1 जा 4, ठीक है। 5 माइनस 4 कितना हो गया 1, 19 हो गया, 4 4 जा 16, 19 माइनस 16 इज 3 और 3 0 30, तो 4 7 जा 28, 30 माइनस 28 इज 2 2 4 24, 4 6 जा 24, ठीक है। फिर 9 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा 1, पॉइंट लगाइए और 1 0 10, 4 2 जा 8, 10 माइनस 8 इज 2, 2 0 20, 4 5 जा 20 हो गया आपका डिवाइड 4 से। अब ये 1000 है तो 3 0 काट दो और पॉइंट को 3 प्लेसेस इधर शिफ्ट कर दो लेफ्ट में, तो ये कितना आ गया 14.76225, तो आगे का 225 छोड़ो, 14.76 सेंटीमीटर, ये समझ में आ गया, बताओ भाई, ठीक है। सुहानी क्लियर है, यस, ठीक है। चलिए जी ये हो गया। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि आप ये बताइए कि एट द टोटल डिस्टेंस द पेंडुलम ट्रेवल्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो बिफोर कमिंग टू रेस्ट पेंडुलम टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, तो मुझे नहीं पता कि पहला स्विंग, दूसरा स्विंग, तीसरा स्विंग, चौथा स्विंग, वो धीरे 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 कितनी टोटल स्विंग्स लेगा, तो मैं तो ये कहूँगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्विंग्स ले लेगा। तो हम सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कर देंगे यहाँ पर लिखेंगे कि pendulum will come to rest after infinite number of swings. Pendulum will come to rest after infinite number of swings. So total distance covered in infinite swings. So total distance covered in infinite swings is equal to again वही a upon 1 minus r, a upon 1 minus r। अब a कितना था 25 अपॉन 1 माइनस आर कितना 9/10, तो ये कितना हो गया 25 अपॉन 10 माइनस 9/10, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विल कम टू द न्यूमरेटर, तो 25 इंटू 10 अपॉन 10 माइनस 9 इज 1, तो 250 सेंटीमीटर। बताइए जी समझ में आ गया, यस, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है,
A square is drawn by joining the midpoints of the sides of a square. A third square is drawn inside the second square by joining the midpoints of the second square, and the process is continued indefinitely. If the side of the original square is 8 cm, find the sum of the areas of all the squares. A, B, C, D. ये एक स्क्वायर है. A square is drawn by joining the midpoints of the sides of a square. अच्छा, ये दे रखा है the side of the original square is 8 cm. तो ओरिजिनल स्क्वायर की जो साइड है that is 8 cm, ये दे रखी है. अब क्या करा, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, इनको ज्वाइन कर दिया. ज्वाइन करके हमारे पास ये नया स्क्वायर बन गया. ए बी सी डी, इसको बोल दो ई एफ जी और एच. ई एफ जी एच, तो ये नया स्क्वायर बन गया. तो अब मैं जानता हूँ कि पहले तो निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी. ए बी सी डी का स्क्वायर, ए बी सी डी के ABCD जो स्क्वायर है उसका एरिया कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर मतलब 64 सेंटीमीटर स्क्वायर. फिर क्या करेंगे, ये जो बना है EFGH, इसका एरिया निकालना होगा. तो कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके. तो बेटा ये GB जो है ये भी 4 और ये भी 4, तो GH कितना हो जाएगा, आप ये कहेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यहाँ. GH स्क्वायर विल बी GB स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर. तो GH स्क्वायर इज इक्वल टू GB स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर और BH स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर. 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 मतलब कितना हो गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये जो GH है ये साइड ही तो आ गई उसकी. तो हम ये कहेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर EFGH. तो EFGH का एरिया कितना हो गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर. बताओ, GH स्क्वायर है, GH क्या साइड है, तो साइड का स्क्वायर तो निकालना होता है एरिया के लिए. बताओ समझ गए कि नहीं. ठीक है. तो अब आप ये देखिए, अब अगला स्क्वायर बनाना होगा तो क्या करना है, इसका मिड पॉइंट लो, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, इनको ज्वाइन कर दो. ऐसे 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 और ऐसे. ABCD EFGH I J K और L, ये 90 डिग्री बन रहा था. ठीक है. अब जो GH है, जब GH स्क्वायर 32 है तो GH कितना आ जाएगा, √32. तो GH मतलब ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ साइड ऑफ EFGH. GH इज इक्वल टू √32. √32 को क्या लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर लिख दो 16 × 2, 16 बाहर आ जाएगा, क्या हो गया 4√2 सेंटीमीटर. ये हो गया. अब इसका आधा करना है GH का, तो IH कितना हो जाएगा 4√2/2. तो IH इज इक्वल टू 4√2/2, आधा हो गया, तो ये कितना बचेगा 2√2 सेंटीमीटर. तो अब आप ये निकाल लो IJ. तो IJ क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो गया. अगेन IJ स्क्वायर इज इक्वल टू IH स्क्वायर प्लस GH स्क्वायर. IJ स्क्वायर इज इक्वल टू IH स्क्वायर प्लस GH स्क्वायर. तो IJ स्क्वायर इज इक्वल टू IH कितना है 2√2 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर. 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, √2 का स्क्वायर 4, √2 का 8 हो गया, 8 + 8 16 हो गया, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर.
तो हम हर एक में ये देख रहे हैं कि 64 का अगर आधा कर दिया गया, 64 को अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसके अंदर वाले स्क्वायर का एरिया आ गया, मतलब हाफ ऑफ 64 इज 32, 32 का हाफ इज 16। तो क्लियरली जो हमारा सबसे पहले वाला जो एरिया है दैट इज 64, तो उसको ए मान लिया, ये तो ए हो गया, एंड आर इज 1/2। ये समझ में आ गया कि नहीं भाई? हर एक में हाफ 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 मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो कंजिक्यूटिवली जो उसके अंदर जो छोटे छोटे स्क्वायर बनते जा रहे हैं उन सबका एरिया निकलता जा रहा है, ठीक है। तो ए की वैल्यू ये हो गई और आर की वैल्यू ये हो गई। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसे जितने भी स्क्वायर बनेंगे, आप ये सोचो कि इनडेफिनेटली मतलब इनफाइनाइटली ऐसे स्क्वायर्स बनते जा रहे हैं। अगला स्क्वायर इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये ऐसा बन जाएगा। तो स्क्वायर के अंदर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर 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 ये बनते चले जाएंगे। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर कि सम ऑफ ऑल these infinite squares is equal to a upon 1 minus r। अब a कितना है 64 अपॉन 1 minus r कितना है 1/2। 64 अपॉन 1 minus 1/2 कितना हो गया 1/2। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है। 64 टू ज़ा कितना हो गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ समझ गए? यस सर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला देखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 में देखिएगा। 27 में है हमारे पास अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 90 feet and always rebounds 1/3 the distance from which it falls. Find the total vertical distance the ball traveled when it hits the ground for the third time. Also find the total distance traveled by the ball before it comes to rest. तो देखिए, a ball is dropped from a height of 90 feet. फीट से ड्रॉप कर दिया गया। अब जब बॉल नीचे गिरेगी ना, तो नीचे गिरने के बाद में वो 1/3 डिस्टेंस अपना ट्रैवल करेगी। 1/3 डिस्टेंस रिबाउंड होता है ना, बॉल गिरने के बाद में फिर मतलब ऊपर की तरफ जो है वो फिर से बाउंस होती है, तो रिबाउंड करेगी, तो वो 1/3 डिस्टेंस अपना ट्रैवल करेगी। उसके बाद जब फिर से गिरेगी तो फिर अपना 1/3 डिस्टेंस, और 1/3 डिस्टेंस इसका 1/3 है ना। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे गिरते गिरते फाइनली इट विल कम टू रेस्ट। तो वो कह रहे हैं बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 90 feet and always rebounds 1/3 the distance from which it falls. Find the total vertical distance the ball traveled when it hits the ground for the third time. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब वो हिट कर रही है तो 90 feet 90 feet। और डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट हिट, पहली बार जब वो हिट कर रही है तो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 90 फीट। इसको ए बोलना। सेकंड हिट में कितना डिस्टेंस उसने कवर करा, सेकंड हिट में कितना डिस्टेंस कवर करा। सबसे पहले वो 90 फीट से उसको गिराया गया तो 90 फीट। उसके बाद पहली बार हिट करा, हिट करने के बाद फिर वो 1/3 डिस्टेंस ऊपर गई है ना। तो 1/3 ऑफ 90
1/3 ऑफ 90 वो ऊपर गई, ठीक है, और फिर जब 1/3 ऑफ 90 जितना ऊपर जाएगी उतना ही तो नीचे आएगी, तो 1/3 ऑफ 90 फिर नीचे भी आई। ये समझ में आ गया? भाई बॉल जैसे सबसे पहले तो हमने 90 फीट से उसको बॉल को पकड़ा और गिरा दिया, तो 90 फीट से जब मैंने बॉल को नीचे गिराया तो वो सीधा 90 फीट ट्रैवल करेगी, वो सीधा 90 फीट ट्रैवल करेगी, लेकिन उसके बाद जब वो स्ट्राइक करेगी ना ज़मीन पर स्ट्राइक करने के बाद फिर वो 1/3 उठेगी ऊपर। 1/3 कितना होगा? 1/3 ऑफ 90, तो 1/3 वो ऊपर उठी, यानी कि 30 फुट वो ऊपर उठ गई, फिर 30 फुट ही तो दोबारा नीचे आएगी, तभी तो सेकंड बार हिट करेगी, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या करें, इसमें 90 कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है, 1/3 इंटू 90 प्लस 1/3 इंटू 90, यानी कि 2 इंटू 1/3 इंटू 90। इसका मतलब क्या हो गया? 2/3 इंटू 90 इसमें मल्टीप्लाई हो गया। ये समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। x प्लस एक्स क्या होता है? 2x होता है, तो 1/3 इंटू 90 एक टर्म, बिल्कुल से वही तो टर्म दोबारा है 1/3 इंटू 90, तो 2 इंटू 2x हो गया ना एक तरह से, तो 2/3 इंटू 90। मेरा पर्पस क्या होता है कि मैं पहला वाला जो टर्म है उसको मैं बचा कर रखूँ और देखूँ उसमें मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, तो वो r की तरह जो है वो बिहेव करेगा। फिर हम ये कहेंगे इसी तरीके से डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड हिट, डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड हिट। तो थर्ड हिट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? यहाँ पर, यहाँ ऊपर से नीचे तक आने में कितना डिस्टेंस लगा था उसको? ऊपर से नीचे तक आने में उसको लगा था 30 फुट। अब और फिर क्या होगा? फिर और 30 फुट क्या है? 1/3 ऑफ 90 है 30 फुट। तो अब 1/3 इंटू 1/3 ऑफ 90। मेरी बात समझ में आ गई? ये नहीं आया समझ में? दोबारा बताता हूँ, ये डिस्टेंस दोबारा समझा, और ये तो समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि जब वो बॉल नीचे गिरी तो उसको ये मतलब नहीं है कि वो इतना ऊपर उठी थी, रीबाउंड करा था, फिर उसके बाद उतना ही डिस्टेंस नीचे कवर करा था, उससे उसको मतलब नहीं है। बॉल को इस चीज़ से मतलब है कि कितनी हाइट से गिरी। तो बॉल जब रीबाउंड करी तो रीबाउंड करके वो 30 फुट ऊपर उठी, फिर वो 30 फुट ही नीचे गिरी। तो 30 फुट कैसे आया? 1/3 इंटू 90 करके। तो 1/3 इंटू 90 का 1/3 होगा, 1/3 इंटू 90 का 1/3 होगा। ये तो टोटल डिस्टेंस निकाला मैंने कि नीचे से ऊपर गई, फिर ऊपर से नीचे आई, तब सेकंड हिट हुआ। समझे? तो वो क्या होगा? वो तो सिर्फ उस चीज़ को देखेगी बॉल कि भाई मैं तो 1/3 काउंट करूँगी, किसका? जो यहाँ से यहाँ तक गिरी है उसका। और हमें क्या निकालना है? हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल। तो शुरुआत में बॉल ने सिर्फ 90 फुट ट्रैवल करा, लेकिन सेकंड हिट कब हुई? जब बॉल 30 फुट ऊपर उठी और 30 ही फुट नीचे गिरी। तो वो जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या हो गया? 30 + 30 60 हो गया। वो टोटल डिस्टेंस हमारे लिए 60 हो गया कि बॉल ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा। लेकिन जब बॉल रिबाउंड होगी तो वो तो ये हाइट देखेगी ना कि कितनी हाइट से वो गिरी है। तो हम ये कहेंगे 30 फुट से गिरी है, तो 30 का 1/3। तो 30 क्या है? 1/3 इंटू 90 तो है, तो उसका 1/3। तो उसका 1/3 बॉल अब ऊपर उठेगी और फिर उतना ही नीचे गिरेगी, प्लस 1/3। नहीं समझे अभी भी? बता दो। 1/3 इंटू 1, ये दोनों सेम टर्म्स हैं, तो फिर से वही चीज़ हो गई, 2 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 90। तो 2 इंटू 1/3 का स्क्वायर इंटू 90, ठीक है। तो इसको भी फिर ऐसे ही लिखेंगे, 2 इंटू 1/3। तो जो स्क्वायर है, स्क्वायर तो भाई 1/3 का हो रहा है, सिर्फ 2 का नहीं हो रहा स्क्वायर। तो 2/3 को कॉमन रेशियो नहीं मान सकते, तो देख लेते हैं क्या होगा। तो वो बोल रहे हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड हिट।
तो पूछा था and the total vertical distance the ball traveled when it hits the ground for the third time. ओके, तो टोटल में तो इन तीनों को ऐड करना होगा, तो हम क्या करेंगे, एक काम कर सकते हैं, ये जो इसको 90 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो 90 नहीं, अच्छा अगर सिर्फ 1/3 से करके देखूँ मैं, इनको ऐड करके देखते हैं जरा एक मिनट। 90 प्लस ये हो गया 330 या 30 तो 60 हो गया, 9 ये कितना हो गया 20 हो गया, 90 देखना 170 आ रहा है क्या? यस सर। चलिए जी, तो ये तो हमने ठीक लगाया फिर हिसाब। फिर वो बोल रहे हैं ऑल्सो फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। एक काम करिएगा, इसमें अब अगर मुझे जीपी का फॉर्मूला लगाना है ना, तो भाई जीपी का फॉर्मूला कुछ इस तरह से लगेगा कि इस 90 फुट को तो छोड़ दो, इस 90 फुट को तो बाद में ऐड कर लेंगे, लेकिन उसके बाद मेरे पास ये हो गया 90 × 2 यानी कि 180, ये मेरे पास क्या हो गया 1/3 × 180, ये हो गया फर्स्ट टर्म। अगला टर्म 90 × 2 यानी कि 1/3 का स्क्वायर × 180, ठीक है ना। तो इस वाले टर्म को आप मानो a और इस वाले टर्म को आप मानो अपना ER सेकंड टर्म। तो ये मानते हुए आप ये देखो कि हमारा कॉमन रेशो फर्स्ट टर्म तो ये हो गया और कॉमन रेशो अब 1/3 आ रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? फर्स्ट टर्म हो गया 180 × 1/3 यानी कि 60 हो गया फर्स्ट टर्म। तो टोटल डिस्टेंस सर हमने 1/3 × 180 लिया, बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना कि मैं ये देख रहा हूँ कि एक टर्म ऐसा होना चाहिए जो पहले तो एक बार आए, फिर उसका स्क्वायर हो जाए, फिर उसका क्यूब हो जाए। तो वो वाला टर्म तो आ रहा है 1/3, फिर 1/3 का स्क्वायर ये हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसके साथ ये 2 चिपक रहा है, तो मैंने इसको 2 को 90 के साथ ले लिया। मैंने कहा अब ये मेरा 1/3 इंटू मतलब a × r हो गया, a × r² हो गया, तो ये 180 ले लिया मैंने, 90 × 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब समझ गए होंगे शायद। यस। इस 90 को ऐड कर देंगे बाद में, हम ये करेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल बिफोर कमिंग टू रेस्ट इज इक्वल टू 90 को अलग करो और प्लस a/1 - r, और a को मान लीजिए ये पूरा टर्म हमारे लिए a हो गया, ठीक है, और r क्या हो गया 1/3। तो 90, क्योंकि ये भी तो हमारा डिस्टेंस में ऐड होगा ना, टोटल डिस्टेंस में 90। अब ये देखते हैं ये कितना है 3 × 180 कितना हो गया 60/1 - 1/3, 60/3 - 1/3 is 2/3। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, 90 प्लस 60 × 3/2, 230 या 33 या 90, 90 प्लस 90 180 आ रहा है क्या देखना। यस ठीक है, बस। तो इसके और क्वेश्चंस आप देख लो, जो पहले वाले क्वेश्चंस हैं वर्ड प्रॉब्लम्स तो हमने कर लिए हैं, जो पहले वाले क्वेश्चंस हैं वो देख लेना, अगर कोई डाउट आए तो पूछना। अगला टॉपिक इसका ज्योमेट्रिक मीन है, कल देखता हूँ। ठीक है, आज इतना ही कर लीजिए।
ठीक है, समझ में तो आ गए ना सारे क्वेश्चंस? यस सर। चलिए ठीक है फिर, ओके।